महानिदेशक आदरणीय यशवंत चुवंडे जी, विश्वास केलकर जी, देवस्वान आर्या जी और गिरीश चौहान जी और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं और मेरे पूर्व सहयोगी, क्योंकि मैं भी प्रसार भारती परिवार का ही एक हिस्सा रह चुका हूँ और वह एकमात्र कारण था। अन्यथा सेल्स मीट में मैंने पहले ही कृष्णपाल जी से पूछा कि मेरा क्या औचित्य है तो उन्होंने बस वही जिसको अक्सर हम कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, उन्होंने कहा कि सर आप प्रसार भारती परिवार के सदस्य, अब वो मैं भूल नहीं सकता क्योंकि आज से नहीं लगभग 3 दशकों से मैं एक पत्रकार के नाते भी, एक विश्लेषक के नाते भी लगातार जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ा रहा। आकाशवाणी में कई वर्षों तक जो है विशेषज्ञ के नाते मैं कई कार्यक्रमों में भाग लेता रहा और बाद में दूरदर्शन में अपना सेवा देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ मैं सलाहकार संपादक था और काफ़ी बदलाव उन दिनों में हम लेकर आए, जिसमें स्पीड न्यूज़ पहली बार मेरे ही कार्यकाल में इंट्रोड्यूस हुआ था दूरदर्शन में। वार्तावली जो संस्कृत का पहला, विश्व का सबसे पहला टीवी मैगजीन है, वो मेरे ही कार्यकाल में शुरू हुआ था। हमने 2 टूक कार्यक्रम शुरू किया था जो आज भी बहुत लोकप्रिय है दूरदर्शन में, और गुड न्यूज़ इंडिया हमने शुरू किया था। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा जी थी उस वक्त, और हमने उन्हीं से ही वार्तावली का उद्घाटन भी करवाया था विश्व संस्कृत सम्मेलन बैंकॉक में। तो बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत सारी यादें प्रसार भारती परिवार से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार किसान, डीडी किसान के चैनल के शुरुआती दौर, डीडी अरुणोदय, इन सब से भी जुड़ा रहा मैं इसके लॉन्च से के संदर्भ में। और रेडियो से जैसे मैंने कहा कि हम लोग सभी खासकर जो 50+ जितने भी लोग हैं, हम सबका पहला मीडिया से एक्सपोजर ही रेडियो ही था। उसी को सुनकर हम लोग, हमारी परवरिश हुई एक तरह से। रेडियो सुनना जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग था। बाद में टेलीविज़न आया और बहुत सारी यादें रेडियो से जुड़ी हुई है। आगे चलकर जो कम्युनिटी रेडियो या सामुदायिक रेडियो है, इसके साथ मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल था, तो हमने कम्युनिटी रेडियो एम्पावरमेंट एंड रिसोर्स सेंटर वहाँ शुरू किया था कम्युनिटी रेडियो को मजबूत करने के लिए। और यहाँ भी विश्वविद्यालय में आने के बाद जो 2 बड़े काम हुए हैं कि एक तो भोपाल का नए परिसर में हम लोग हस्तांतरित हो गए पिछले महीने, और रीवा परिसर में जो है भव्य परिसर है रीवा में, वहाँ भी हम शिफ्ट हुए। लेकिन दूसरा जो मैं अपने पर्सनल पैशन को देखूंगा तो मैं समझूंगा कि मैंने वहाँ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का स्थापना की है। रेडियो करमवीर यानी कि दद्दा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के स्मृति में हमने वो रेडियो स्टेशन, उनका जो पत्रिका थी उसके नाम पर हमने रेडियो करमवीर शुरू कर दिया है। बेसिल के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जल्दी प्रसारण हम शुरू करेंगे। तो ये एक, इसी प्रकार यूनिसेफ का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, तो यूनिसेफ का जो रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड्स है, उसमें जूरी के सदस्य के नाते बहुत आकाशवाणी के अपने कर्मचारियों को पुरस्कार देने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि लेकिन कार्यक्रम ही इतने अच्छे वो बनाते थे, यूनिसेफ वाले बाद में कहने लगे सर बहुत पक्षपात कर रहे हैं, सारे अवार्ड जो है ऑल इंडिया रेडियो को ही दे रहे हैं। मैंने कह दिया कि अब उनके बराबर कोई विशेषज्ञता किसी की है ही नहीं, तो वो तो मदर इंस्टीट्यूशन है। आज जितने भी रेडियो स्टेशन देश में हैं, इन सबका अगर कोई मातृ संस्था है तो वो मैं समझता हूँ जैसे दूरदर्शन सभी चैनलों का जो है सारे यहाँ से, आज तक यहाँ से गया, एनडीटीवी यहाँ से गया, उसी प्रकार जो है आकाशवाणी भी जो है सभी एफएम स्टेशंस का एक तरह से, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से ही सारे डॉक्टर्स पूरे हॉस्पिटल में, मैक्स, फोर्टिस सब में गए, तो उसी प्रकार ये सब मदर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मदर इंस्टीट्यूशंस में ही मैंने काम किया थ्रू आउट। बड़ा संयोग की बात है, मैं पीटीआई में था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो उसको अक्सर नाम दिया जाता था प्रेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीटीआई, क्योंकि सारे मीडिया का सप्लाई वहाँ से ही होता था। और बाद में फिर आकाशवाणी, फिर नहीं दूरदर्शन, और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जितने भी पत्रकार आज पूरे देश में हैं, इंक्लूडिंग इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो अधिकारी हैं, उनका ट्रेनिंग वहीं होता है हमारे इंस्टीट्यूट में।
तो ये एक लगातार एक संबंध बहुत करीबी रहा, जिसके चलते जो है मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि, और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे आकाशवाणी भोपाल की टीम को कि आपने ये एक पहल लिया। क्योंकि आज चाहे आकाशवाणी हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको माखनलाल के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जो है ये है तो शासकीय विश्वविद्यालय है, लेकिन हमको 1 रुपये नहीं मिलता है सरकार से। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, ये इसलिए क्योंकि सरकार में यह संभव है और वो हमने करके दिखाया है। सिर्फ 31 साल पहले हम लोग शुरू हुए थे एक छोटे से 2 कमरे के परिसर से। आज हमारे पास 5 परिसर और 1500 स्टडी सेंटर्स हमारे पास है, हमारे विश्वविद्यालय के पास। बिशनखेड़ी में जो 160 करोड़ रुपए का जो हमने परिसर बनाया है, वो पूरा हमारे अपने पैसे से बनाया है, सरकार से 1 रुपये नहीं है। रीवा में जो परिसर बना ही नहीं, उसका जो जमीन भी जो है हमने मार्केट रेट में प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपए का हमने खरीदा है। ये एक सरकारी शासकीय इंस्टीट्यूशन के लिए पूरे देश में एक मिसाल है। उस 2 कमरे से निकलकर हम आज अपने ब्रांड न्यू परिसर और 5 कैंपस के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। ये अगर संभव नहीं होता पाता अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होता। इसलिए मैं क्लाइंट से ज़्यादा शब्द को प्रेफर करता हूँ पार्टनर्स, क्योंकि ये म्यूचुअली सस्टेनेबल ग्रोथ था। हमारे जो एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे देश में मध्य प्रदेश में 1000 और पूरे देश में 500 के करीब, इन स्टडी सेंटर्स के ये हमारे मेन रेवेन्यू का माध्यम है। और हमने गांव-गांव तक कंप्यूटर एजुकेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो गांव-गांव में अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने पहुंचाया तो हमने पहुंचाया। और इस वजह से ये इसलिए जरूरी है ये समझना कि आज सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। कोई भी सरकार, ये संभव नहीं है कि वो पब्लिक सर्विसेज को इतना फंड करें, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है सरकार की। मिसाल के तौर पर पूरा कोविड का वैक्सीनेशन, पहले वैक्सीनेशन से लेकर बूस्टर डोज तक पूरा सरकार के खर्चे पर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपका मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, टॉयलेट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, सरकार फिर और कहां से, पैसा तो वही टैक्स से ही आता है, इतना कहां से लाए। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल इंस्टीट्यूशंस बिकम सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भरता, इसलिए आत्मनिर्भर भारत का जो है वो नारा लिया गया। तो ये आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय भी होना चाहिए, आत्मनिर्भर आकाशवाणी भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अपने जो कोर वैल्यूज के साथ समझौता किए बगैर। आकाशवाणी के साथ कुछ सिद्धांत जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी एक नॉर्मल रेडियो स्टेशन नहीं या उसका नेटवर्क नहीं है। आकाशवाणी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसका विशेष दायित्व है, और उस विशेष दायित्व को निभाते हुए उस, जिसे मैं कहूंगा कि जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, उस स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए आकाशवाणी को काम करना है। तो वो कमर्शियल इतना नहीं होगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को जो है वो तिलांजलि देके जो है वो कि चलो कुछ भी कुहड़ से गाने भी चला दो, वो भी चला दो, नहीं, उसका अपना एक कुछ मानक है। और इस वजह से आकाशवाणी और दूरदर्शन की, भले हम कुछ भी कहें, क्योंकि हमने देखा कि दूरदर्शन में हमने देखा कि जो बार्क रेटिंग्स वगैरह जो भी आता था उसमें दूरदर्शन का कहीं जिक्र नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये जो रेटिंग्स होते हैं वो कुछ शहरों तक सीमित रहता था, लेकिन असली जो मार्केट है वो छोटे शहर, कस्बे और गांव, वहां तक अगर कोई पहुंच पाता है तो वो ये जो प्रसार भारती का नेटवर्क है वो पहुंचता है। मैं कभी भी दूरदर्शन के किसी शो से आता था, मैं निजी चैनलों में भी बैठता था, टाइम्स नाउ में बैठता था, एनडीटीवी में बैठता था। एनडीटीवी में बैठता तो शहर के 2-4 दोस्तों का फोन आ जाता था, अरे बढ़िया बोला आज आपने। लेकिन
जब भी मैं आकाशवाणी या दूरदर्शन से मेरे प्रोग्राम के बाद जो आता था, तो तुरंत देश के, कभी मिजोरम से एक फोन आया। एक मित्र ने कहा कि वो कहीं सुदूर दक्षिण में कहीं था, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। उन्होंने कह दिया कि मैंने रेडियो में मैंने, मतलब कार में मैंने आपको सुना। तो ये जो रीच है, इसका मुकाबला नहीं है दोनों का। गांव गांव तक जो है पहुंचा है। उसका एक विशेष कारण ये है कि जो विशेष कार्यक्रम है, इसके जो श्रोता हैं, अब आप ये सोचिए कि कौन सा सर्विस है जिसको, जो ग्रामीण, खासकर जो हमारे जो किसान बंधु है, वो कोई और सर्विस को क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनके उत्पाद से लेकर, आज भी हमें याद है, हम सब बचपन में जो देखा करते थे कृषि दर्शन, वो इतना लोकप्रिय कार्यक्रम है। वो इसलिए क्योंकि कृषि से संबंधित जितना आकाशवाणी सूचना देती है, वो उतना उपयोगी है उनके लिए। केरल और जो भी तटीय क्षेत्र हैं, वहां के जो मछुआरे हैं, वो मौसम के बारे में जानने के लिए वो आकाशवाणी पर निर्भर है। आकाशवाणी उन जगहों पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो रेडियो के साथ, जो रेडियो की ताकत है, वो उसका पोर्टेबिलिटी है। यानी कि हम लोग जब क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, इतने छोटे छोटे और ट्रांजिस्टर और वो लेके हम लोग घुमा करते थे। वो कहीं भी ले जाइए, आपको कहीं फिक्स बैठने की जरूरत नहीं है कि टीवी के सामने अगर आपको बैठना है तो आपको देखना पड़ेगा। आप अपने काम करते हुए, शेव बनाते हुए, लोग ज्यादातर गीत तो वैसे ही सुनते हैं, या घर में काम करते हुए, उसका जो एक, वो कोई और मीडिया उसका बराबरी नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं कि अरे स्मार्टफोन आने से सब कुछ बदल गया। यह अलग बात है कि आकाशवाणी भी अब स्मार्टफोन में आ गई। मुझे याद है दूरदर्शन में जब मैं संपादक था, तभी हमने शुरू किया था एंड्रॉइड में दूरदर्शन का ऐप हमने डेवलप किया था उस वक्त, और हम लोगों ने उसे लॉन्च किया था। आकाशवाणी भी आज अवेलेबल है। आकाशवाणी के पॉडकास्ट है। आज की युवा पीढ़ी तो पॉडकास्ट से सुनती है, आकाशवाणी के पॉडकास्ट है। और ऐसा कोई, और हम सबको याद है कि हम लोग विविध भारती के ज्ञान प्रसारण सेवा सुनते थे, और वहां एक जो क्रेडिबिलिटी है, आकाशवाणी की सबसे बड़ी बात है, और मैं इसमें, मुझे कोई संकोच नहीं है ये बताते हुए कि सभी पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स में सबसे ज्यादा विश्वसनीयता जो है आकाशवाणी की है। क्योंकि आकाशवाणी ने कम से कम, विशेषकर मैं तो समाचार का व्यक्ति हूं, तो समाचार में कभी भी समझौता नहीं किया है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। उन्होंने बड़े निष्पक्ष और, जिसको मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठा के साथ, निष्पक्षता के साथ हमेशा समाचारों को दिया, और इसलिए लोग आज भी आकाशवाणी के समाचार सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सनसनीखेज नहीं है, और इसमें जो चीज ये भी नहीं कि कुछ चैनलों में आप देखते हैं कि एक ही समाचार को सुबह से लेकर शाम तक जो है वही 24 घंटे वही चलाएंगे, वो नहीं है। आपको खेल से संबंधित, राजनीति से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, ऐसा कोई विषय नहीं है, जीवन का हर आयाम से संबंधित आपको समाचार दिए जाते हैं। उसके जो कार्यक्रम हैं, रेडियो नाटक से लेकर रेडियो डॉक्यूमेंट्री से लेकर, ऐसे बहुत विविध आयाम रेडियो के जो है। रेडियो तो प्रशिक्षण हम तो अपने विद्यार्थियों को भेजते हैं आकाशवाणी में, चाहे कोई भी मीडिया का इंस्टीट्यूट में मैं कार्यरत रहा हूँ, वहाँ हम लोग मैंडेटरी हम भी भेजते थे कि भाई आप जो है वहां जाइए। लेकिन बीबीसी का जो मॉडल है, वो जो ऑटोनॉमी का एक मॉडल है, उसका एक कारण उसके स्वायत्तता का ये रहा है कि ब्रिटिश पब्लिक जो है उनको मैंडेटरी अपने टैक्स के साथ एक लाइसेंस फी देना पड़ता है। भारत में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, वहां हर नागरिक को देना पड़ता है। बीबीसी का लाइसेंस फी आपको देना पड़ेगा, चाहे आप उसके सब्सक्राइबर हो ना हो, क्योंकि बीबीसी को पब्लिक ब्रॉडकास्टर, पब्लिक द्वारा ही फंडेड होगा। ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे उसको लेकर इश्यूज है। हमारे कुछ गरीबी है, जहालत है, ज्ञानता है, अशिक्षा है, बहुत सारे विषय। तो ऐसे में इसको सस्टेन भी रखना है, इतने बड़े नेटवर्क, और इसकी स्वायत्ता को भी बनाए रखना है। तो तब जाकर आप जैसे पार्टनर्स की इसकी आवश्यकता पड़ती है कि आप जब आकाशवाणी में अपना विज्ञापन देते हैं, एक तो आप अपने
जो टारगेट ऑडियंस है उन तक तो पहुंचते ही है, लेकिन साथ में देश के एक संस्था को, एक स्वायत्त संस्था को, जिसको मैं कहूँगा एक राष्ट्रीय, जो बहुत सारे हमारे जैसे भारतीय संसद है, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थाएं जो राष्ट्र की संपत्ति है, और वैसी ही एक संस्था आकाशवाणी है। इसको सस्टेन करना हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है। ये मात्र एक, मैं शुद्ध व्यापारिक और व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बात कर रहा, एक नागरिक के दायित्व के दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि हमें वो संतुष्टि मिलेगी कि हम आकाशवाणी को समर्थन कर रहे हैं। तो हमारा काम भी हो रहा है, जो है कि जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का, वो भी एक तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ इस बात की संतुष्टि है कि हम जो है, हम एक राष्ट्रीय संस्था को मजबूत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर कमर्शियल्स की कमी है तो वो इसलिए नहीं है कि लोग नहीं अपना विज्ञापन देना चाहते हैं। कमी रही है तो उस कमर्शियल तरीके से लोगों तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया गया, और मुझे खुशी है कि इस तरह के अब प्रयास अब होने लगे हैं। मैं आपके नेतृत्व को मैं जो है मैं बधाई देता हूं कि ये पहल बहुत ज़रूरी है कि जहां एक हमें उस एटमॉस्फेयर से, हमको, मैंने अपना विश्वविद्यालय का भी उदाहरण दिया आपको, मैं भी अपने एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूशन का हर जिसे कहते हैं कि मैं जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर मैं जो हूँ बैठक ले रहा हूँ सभी एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूट्स के साथ, क्योंकि वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम पहले बोल सकते थे कि वो तो आपकी मजबूरी है कि भाई आपको माखनलाल का एफिलिएशन मिल रहा है, ये आपकी, आज 50 यूनिवर्सिटीज खड़े हैं पूरे भोपाल में, इतने विश्वविद्यालय आ गए कि पूछिए, विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, इतना प्रतिस्पर्धा हो गई है, हर जगह यूनिवर्सिटी खुल गया है। ऐसे में हमें भी अगर सर्वाइव करना है तो हमें, वो स्वामी विवेकानंद ने एक संदर्भ में कहा था कि इफ मोहम्मद डज नॉट कम टू द माउंटेन, माउंटेन विल हैव टू गो टू मोहम्मद, ये उन्होंने कहा था। तो ये जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा उनके बीच में, और ये बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोगों को उसका महत्व के बारे में नहीं मालूम। एक कमी हमारी तरफ ये है कि हमने टेकन फॉर ग्रांटेड कई वर्षों तक लिया कि भाई हम तो हैं आकाशवाणी, हमारा मोनोपोली है, हाँ हम हैं माखनलाल, हमारी मोनोपोली है। अब वो समय खत्म हो गया है, अब हमारा है वर्चस्व, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना। तो लेकिन जहां हम खड़े हैं वहीं से शुरू होती है लाइन, वो वाला समय खत्म हो गया। अब जो है हमें उस प्रतिस्पर्धा में बराबर हमको हिस्सा लेना पड़ेगा, अपने कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए, और इस दिशा में मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अनोखा पहल है। और मैं मानता हूं कि इसके विवरण बहुत डिटेल जो है, वो पहले क्या होता है कि आपको वेबसाइट में पड़ेगा, सारा कुछ कमर्शियल रेट्स पड़े हुए हैं, आप उस हिसाब से अपना विज्ञापन दीजिए, इस हिसाब से होता था कि मतलब वो तो कहते हैं ना कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, सानू की है तो आपका प्रॉब्लम है, आपको विज्ञापन देना है तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। आज ये सोच में परिवर्तन आया है आकाशवाणी के उच्चतम स्तर में भी, प्रसार भारती में भी, कि ये एहसास हो गया है कि नहीं, हमको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेंस मॉडल चाहिए, तो हमें भी पहुंचना पड़ेगा, हमको स्पष्टता देनी पड़ेगी, क्योंकि कई जानकारियां नहीं है। मैंने जैसे कहा कि बाद के रेटिंग में ही नहीं किया, बाद में पता चला कि उसका एक कारण है कि हम द्विभाषीय चैनल थे, डीडी न्यूज द्विभाषीय है। फिर यह फैसला लिया गया कि डीडी न्यूज हिंदी में होगा और डीडी इंडिया अंग्रेजी में होगा, ये फैसला लिया गया था कि तभी जाके हम रेटिंग्स में आएंगे। तो कई तकनीकी कारणों की वजह से आप रेटिंग देखें, अरे दूरदर्शन तो है ही, आकाशवाणी तो है ही, क्या आकाशवाणी के साथ वो स्थिति नहीं है, आकाशवाणी हमेशा टॉप में ही रहा है लिसनरशिप में, कोई भी बराबर नहीं कर सकता है। लेकिन आकाशवाणी ने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है, और आज हर पीढ़ी के लिए, अगर क्लासिक पसंद करते हैं तो आपका एफएम गोल्ड है, और अगर आप मॉडर्न युवा पीढ़ी से हैं तो एफएम रेनबो है। आपके पास जो बुके ऑफर है, इट्स ए बुके ऑफ चैनल्स विच इज़ अवेलेबल, और ये खास बात है। मैंने जैसे कहा कि मार्केटिंग का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक प्रशासक के नाते जो भी कितने पिछले कई वर्षों से जो अनुभव रहा है,
उस आधार पर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के साथ बहुत करीबी संबंध रहने के बाद और सरकारी संस्थाओं से जुड़े रहने के बाद ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारी रीच है और जो क्वालिटी रीच है वो कहीं और नहीं है, उसका कोई मुकाबला भी नहीं है। आज भी अगर क्लासिकल सॉन्ग सुनना है तो आप FM गोल्ड में ही जाएंगे। आज भी आप युवा पीढ़ी जुड़ती है, युवानी है, रेनबो है, तो आज भी वो आकाशवाणी के साथ ही जुड़ती है। तो हर तरह के रेडियो के विधाओं से जो लोग जुड़ते हैं, रेडियो प्रेमी जुड़ते हैं, तो वो और आज ये इंटरनेट के माध्यम से भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है इसकी सर्विसेज। आपके सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज आकाशवाणी ने अपना जिसे कहते हैं कि उपस्थिति दर्ज कराई है और इसका एक मल्टीमीडिया अप्रोच के साथ जो है कि सभी में एक साथ जो आपकी उपस्थिति आप किस तरीके से आप सुनिश्चित करें, इसका पूरा मुझे लगता है कि विवरण आकाशवाणी के अधिकारी इस पूरे दिन भर के सत्र में आपको जरूर प्रदान करेंगे। और मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूँ और आपने मुझे ये अवसर दिया फिर से अपने क्या कहते हैं, घर वापसी कहते हैं तो घर वापसी के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय